नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम विजन आईएएस की 15 महीनों की मैगज़ीन्स को कवर कर रहे हैं और एक-एक महीने की मैगज़ीन लेकर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस मैगज़ीन में कौन-सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि आप इस टॉपिक को तैयार कैसे करें, ताकि कम समय में इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी तैयारी हो सके। करंट अफ़ेयर की और साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन जो उससे जुड़ा हुआ है, उसकी बात भी मैं करता हूँ। एक बात और बता दूँ, अगर आपने जनवरी महीने की मैगज़ीन नहीं देखी, यानी कि इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको निश्चित रूप से देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बीच-बीच में मैंने पहले पार्ट में बताई हैं, चीज़ों को क्लियर किया है, जो आगे नहीं बताऊँगा। वो कौन-सी बातें हैं, आपके मन में कोई डाउट हो सकता है, कोई चीज़ आ सकती है कि ये क्या है, क्या चल रहा है, या और भी चीज़ें हैं। अब दोबारा रिपीट करूँगा तो समय ख़राब होगा। तो आप ऐसा करिए कि उस सीरीज़ को, उस वीडियो को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। टॉपिक्स तो मैंने बताया ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपकी, ठीक है? तो आप ज़्यादा लाभ ले पाएँगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे पॉइंट पे आएँगे। देखिए, आपने मैगज़ीन खोल लिया है, नहीं खोला है तो मैगज़ीन ले लीजिए, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप विजन आईएएस की वेबसाइट से। तो खोल लीजिए और देखिए, पहला सेक्शन है राज व्यवस्था और शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को देखिए, लिखा है यहाँ पे आपराधिक कानूनों में संशोधन, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलग अलग हिस्सों से इम्पोर्टेंट है। जब आप इसको खोलेंगे, जब इस टॉपिक को खोलेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, बड़ी कमाल की है। वहाँ से क्वेश्चंस आए भी हैं पहले, और देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता के बारे में लिखा गया है वहाँ पे, जिसको आप कहते हैं आईपीसी। वहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में लिखा गया है। आप देखेंगे सीआरपीसी के बारे में लिखा गया है, और साथ ही साथ एक और टॉपिक मिलेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये क्रिमिनल लॉज हैं, एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके हिसाब से हमारे यहाँ बहुत सारी कार्रवाइयाँ चलती हैं, ठीक। इन तीनों को एक साथ दिया गया है, बड़ी कमाल की लिस्ट है। तीनों के बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कौन कब बना, क्या मकसद है, किस तरह से वो काम होता है उस पे, ठीक है। इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उनकी एक शार्ट नोट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसी सेक्शन में आप देखेंगे तो अल्पसंख्यकों की पहचान वाला एक टॉपिक मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा। इसमें क्या करना है आपको? बेसिक सी बात यह है कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि भारत में किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक कैसे घोषित किया जाता है और कौन करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अल्पसंख्यक घोषित कौन करेगा, ठीक। और साथ ही साथ एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए कि हमारे देश में, भारत में, किनको किनको अब तक अल्पसंख्यक माना गया है। बात समझ में आ रही है? ये आप देख लेंगे। एक चीज़ और आप यहाँ से देख सकते हैं, हालांकि नोट में मैंने उसके बारे में बात की है, जो टॉप 500 की नोट है, और आगे भी हो सकता है बात हो। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरह की बॉडी है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, ये भी पता होना चाहिए। उसके संगठन को लेकर के चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वो आप देख लेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में वही बात है कि अल्पसंख्यक कौन कौन है, कैसे तय होता है, कौन घोषित करता है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिए, ये है डेटा उपनिवेशवाद। इसे भी आप तैयार कर लीजिए। इसमें क्या देखना है, सिर्फ इतना देख लेना है, इतना समझ लेना है कि उपनिवेशवाद तो आपको पता है, हमारे यहाँ उपनिवेशवाद हम भारत के लोग शिकार रहे हैं कि किसी ने हम पे कब्जा किया, अपने हिसाब से शासन चलाया, संस्कृति को भी बदलने की कोशिश की। तो एक तरह का उपनिवेशवाद वो था। डेटा उपनिवेशवाद क्या होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि डेटा उपनिवेशवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ABCD ऐसे करके दे दिया जाए, और उसमें से एक लाइन ऐसी होगी जो सही तरीके से इस शब्द की व्याख्या कर रही होगी। उस लाइन को पहचानने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसका क्या मतलब इसका क्या असर होगा, कैसे इसको इसकी निगरानी की जाए, या कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे जनहित में डेटा का लाभ उठाया जाए या डेटा का प्रयोग किया जाए, इस तरह से कहें। वो मेंस के लिए बाद में बात करेंगे। फिलहाल प्री के लिए ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद से आप चलेंगे IR पे। एक मिनट रुक जाइए। IR, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले सेक्शन में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पे
कहीं पे आप पढ़िए, मैगजीन में दिखा हुआ नॉर्ड स्ट्रीम कहीं लिखा है? यहाँ देखिए नीचे नीचे, नॉर्ड स्ट्रीम, ये किधर गया जी, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये क्या है, इसका महत्व क्या है, कहाँ पे है, इसकी बेसिक की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसे टॉप 500 में भी शामिल किया गया है। फिर से बता दूं कि जो टॉप 500 सीरीज़ है, जिसमें करंट भी है, स्टैटिक भी है, सिर्फ एक मैगज़ीन को ध्यान में रख के नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी मैगज़ीन्स हैं, सबका विश्लेषण करने के बाद हम टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर आप देखेंगे एक कमाल का है, इसे पहले बताना चाहिए था, किधर गया, हाँ, ये पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए फेवरेट होता है, खास तौर से इकोनॉमिक जियोग्राफी जब पूछी जाती है तो। डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र कहाँ है, सिंपल पूछा जाए ये क्षेत्र कहाँ है, और अगर घुमा के थोड़ा पूछ लिया जाए कि ये क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तब क्या करेंगे आप? आपको पता है यूक्रेन रूस झगड़ा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चर्चा में आ रही हैं, तो कुछ जगहें भी चर्चा में आ रही हैं जिनका बहुत महत्व है अपने आप में, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी, और भी चीज़ें हैं। तो आपको बस ये करना है, इस टॉपिक को लेकर के इन जगहों को आप लोकेट कर लीजिए, साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि इनका महत्व क्या है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आईआर का मतलब क्या। अब जो लोग वीडियो देखेंगे वो समझ पाएंगे और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, मतलब पहले पार्ट को। अब इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं कैसे छोड़ रहा हूँ, कैसे छांट रहा हूँ, इसके बारे में भी बताया है, तो ज़्यादा यहाँ पे बहुत विस्तार में जाएंगे तो फिर ये भी वीडियो लंबी होगी, आधे घंटे से ज़्यादा की। इकॉनमी में आइए, और इकॉनमी में आने के बाद आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या है सोचिए। अब जो लोग एक बार देख रहे हैं, मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा बार बार आ रहा है कि मैं एक लाइन बोल ही देता हूँ, जो पहली बार देख रहे हैं देखिए, हो सकता है कि आपके मन में आए कि ये क्यों छोड़ दिए, ये क्यों छोड़ दिए, ये क्यों छोड़ दिए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इसका सीधा सा कारण ये है कि मैंने पिछले 28 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण किया, मैं देख रहा हूँ कि कैसे पैटर्न बदल रहा है, और मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। पिछले साल मेरे हिसाब से आए थे क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस मैंने दिखाए थे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बात आप पे थोप रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये इस सेक्शन में ये इम्पोर्टेंट है, आपको लग सकता है कि ये भी है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको अपने ईगो पे नहीं ले लेना। ठीक, तो ग्रीन बॉन्ड पे बात करते हैं। ग्रीन बॉन्ड में क्या है, आपको बस इतना समझना है कि बॉन्ड क्या होता है, आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। ठीक है, बॉन्ड क्या होते हैं, इकॉनमी में आप पढ़ते ही हैं, इसके बारे में हम अलग से विस्तार से बात करेंगे। और बॉन्ड्स में भी अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं। तो ये ग्रीन बॉन्ड क्या है, इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका फ़ायदा क्या है, इसके लाभ क्या हैं, ये थोड़ा सा समझ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ नीचे देखिए, स्विफ्ट, इस शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट, ये क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए। कई सारी चीज़ें इसमें, कई टेक्निकल बातें हैं, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इस रूप में आ जा सकता है कि स्विफ्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। एक स्विफ्ट लिख दिया गया, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, 4 कथन दिए गए हैं, और बताइए क्या है ये। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि इसकी व्याख्या करने वाली कुछ लाइनें लिख दी गई हैं और फिर कूट बना दिया गया है, जिसमें से हो सकता है सारे कथन सही हो सकता है कि एक कथन गलत हो, बाकी सही हो। तो इस तरह से मिला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक के हर एंगल को आप तैयार कर लें, यह क्या है, इसका मकसद क्या है, कैसे काम करता है, जो भी है, इस तरह से आप तैयार करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक है CSR। देखिए इधर इस बार इन्होंने ऐसे कर दिया ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ रहा। ये देखिए, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR। CSR क्या है, इसको क्यों लाया गया, यह एक तरह से देखेंगे तो मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन प्री के लिए भी इसको या इस लेवल पे समझना ज़रूरी है कि क्या है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इसके अंदर जाके
कि कॉरपोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उसको किस तरह से लागू किया जाता है, क्या क्राइटेरिया बनाया गया है, कौन कंपनी कितना पैसा देती है, समझ रहे हैं? इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले भी आगे भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर जाके देखेंगे कि कौन सी कंपनी इसके तहत आती है, क्या क्या मापदंड बनाए गए हैं, किसको कितना परसेंटेज CSR के तहत देना पड़ता है, कैसे उस पैसे को खर्च किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखनी है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे संपदा योजना एक है, रुकिए, यहाँ नीचे आइए, नीचे 3.10.6, यह ना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, रुकिए रुकिए, मैंने क्या किया ना, बताया था आपको। हाँ जी, यही तो है। हाँ, तो मैंने ये किया है कि नोट कर लिया है कॉपी पे, ताकि इसमें बार बार खोजना ना पड़े। तो पहले मैं कॉपी में देख रहा हूँ, फिर इसमें देख के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, चूँकि विस्तार में लिखा है, मैंने मेन बात लिख दी है, संपदा योजना। तो संपदा योजना के बारे में आपको समझना है कि यह योजना कब शुरू की गई। पहली बात ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं देखना, पिछले मैगजीन में मैंने बताया था कि इस तरह की योजनाओं को कैसे देखना होता है। कब शुरू की गई थी योजना, किस मंत्रालय के तहत आती है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसको कैसे लागू किया जा रहा है, बस इतना ही। बजट वगैरह इसका क्या है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इतना देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सिक्योरिटी में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सिक्योरिटी का, और यहाँ आप देख लेंगे, ये लिखा हुआ सिक्योरिटी। अच्छा, जो लोग लैपटॉप में मैगज़ीन पढ़ते हैं उनके लिए एक अच्छी बात ये बता देता हूँ कि लैपटॉप में क्या होता है ना, इस PDF नोट को विजन IAS संस्था ने ऐसे बनाया है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना हेडिंग पे, तो डायरेक्ट वो टॉपिक खुल जाता है। जिनको, बहुत सारे लोगों को पता होगा, शायद जिनको नहीं पता उनको लाभ मिले। जैसे साइबर अपराध है, तो साइबर अपराध पे जब आप क्लिक करेंगे, ऊपर ही जहाँ पे ये पूरी लिस्ट बनाई गई है, तो डायरेक्ट वहीं पेज खुल जाएगा, पेज नंबर 55 ऐसे। ठीक है। खैर, इसमें इम्पोर्टेंट भी यही है, इस सुरक्षा वाले सेक्शन में ध्यान रखिएगा। अभी आप फरवरी महीने में हैं, फरवरी मतलब मैगजीन के हिसाब से फरवरी 2022 में हैं, और मई 2023 में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, फिर वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप बगल में ही खड़े हैं एग्ज़ाम के, वो अलग बात है, लेकिन मैगजीन के दृष्टिकोण से भी आप दूर हैं, तो बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, सारे टॉपिक्स लेकर नहीं चलना। साइबर अपराध यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और साइबर अपराध में क्या इम्पोर्टेंट है ये देखिए, क्योंकि अभी इसको आप खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फालतू की मिल जाएंगी। इसमें आप देखिए, नीचे जाएंगे ना, तो वहाँ पर सरकार ने जो उपाय किए हैं साइबर अपराध से निपटने के लिए, I4C करके है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे मैकेनिज़्म है, कानून है, उन्हें देखना बड़ा ज़रूरी है। उन पर एक एक टॉपिक को अलग से लेकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस टॉपिक को लेने का मकसद वही है कि साइबर अपराध जो चर्चा में है था, वो तो छोड़िए, अब तो आजकल आम बात हो गई है, साइबर अपराध होते ही रहते हैं। उनको रोकने के क्या उपाय किए गए हैं, भारत सरकार वाला लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। विश्व में भी कोई चीज़ आपको मिलती है तो देखिएगा, मेरे ख्याल से बुडापेस्ट कन्वेंशन एक था क्या, ऐसा कुछ, इस पर रोकने के लिए, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका हो गया। इसके बाद आप आ जाइए पर्यावरण पे। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है पर्यावरण, ये रहा। अब पर्यावरण में क्या देखना है आपको, ड्यूगोंग के बारे में आपने सुना है, क्वेश्चन आए हैं कई बार। ठीक है, तो ड्यूगोंग यहाँ पे लिखी है। ठीक है, समुद्री गाय इनको बोलते हैं ना इसे। इसको कैसे तैयार करेंगे, दो तीन चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। क्यों चर्चा में है वो सारी बातें अपनी जगह, एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि ड्यूगोंग किस प्रकार की प्रजाति है, क्या है, कहाँ पाई जाती है। कई लोग तो ये नहीं समझ पाएंगे कि स्थल पे रहती है कि पानी में। तो ये थोड़ा सा क्लियर करते करते हुए आप देखें इसकी क्या क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी भी, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्तनजीवी है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी विशेषताएं, किस तरह के वातावरण में, किस तरह की परिस्थितियों में ये अच्छे से रह सकती है, इसको क्या खतरे हैं, इसे आप देख लीजिए, और साथ ही साथ इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं इसको बचाने के लिए। ठीक है, अभी पता नहीं इसमें है कि इसके आगे वाले में है, तमिलनाडु सरकार ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था, तो उसे आप देख लेंगे। और IUCN की किस लिस्ट में, जो रेड लिस्ट है ना, कहाँ उसको रखा गया है, बस इतना देख लेंगे, ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है।
और जीवों के बारे में मैंने अलग से बात की है, आगे फिर कभी बात करूँगा कि कैसे इनको तैयार किया जाता है। ठीक है, टॉप 500 वाली सीरीज़ आप निश्चित रूप से फॉलो करिए, क्योंकि इस बार फिर एग्ज़ाम होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब तो दो बातें हो गई हैं, एक टॉप 500 का जो फुल वीडियो की सीरीज़ आ रही है वो, और एक मैंने दोबारा से शुरू किया टॉप 500, जिसमें एक एक टॉपिक लेके बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में किस बात को कैसे आप तैयार करेंगे, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। और मैंने सीधा सीधा दावा कर दिया कि एग्ज़ाम के बाद मैं क्लिप दिखाऊंगा कि अगर आपने सिर्फ इतना ही तैयार कर लिया होता तो आपका प्री निकल जाता आराम से। मैं दिखाऊंगा कि उतने ही तैयार करके देखिए कितने क्वेश्चंस आए हैं। खैर वो बात की बात है। ड्यूकोंग आपने देख लिया। इसके बाद चलिए समुद्री हीट वेव। अभी तक आप हीट वेव सुन रहे थे जो स्थलों पे चल रही थी। हीट वेव बड़ा खतरनाक होता है, जान का खतरा भी होता है। ठीक है, तो हीट वेव क्यों उत्पन्न होता है, आप इसी बहाने चाहें तो जो स्थलीय हीट वेव होती है उसको भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे समुद्री हीट वेव की बात हो रही है। तो ये हीट वेव उस रूप में नहीं है जो हवा चलती है, पानी चलेगा, गर्म पानी। ठीक है ना, तो इसको समझिए कि क्या है, क्यों ये हीट वेव जनरेट होती है, इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं, और साथ ही साथ इनका असर क्या होता है। जाहिर सी बात है समुद्र में है तो इसका कनेक्शन समुद्र से बना के पूछा जाएगा कि समुद्री जो कोरल हैं, मछलियां हैं या अन्य जीव हैं जैसे शैवाल वगैरह हैं, शैवाल पे बहुत सारी मछलियां निर्भर करती हैं, तो उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, और मतलब इन परिस्थितियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, हीट वेव को कैसे कम किया जा सकता है, कितना मानव इसके लिए उत्तरदायी है, कितना पर्यावरण इसके लिए उत्तरदायी है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो इस पे क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया क्या है, क्या हाइड्रोजन हरे रंग का दिखने लगा इसलिए ग्रीन है? ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे उत्पन्न होता है इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। अभी अमोनिया को साइड में रखिए, सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें। एक तो हाइड्रोजन ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसकी विशेषताओं को आपको जानना चाहिए। दुनिया में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ज्वलनशील पदार्थ है, अगर मैं ये कहूँ तो क्या ये सही होगा, किस हद तक सही होगा, जानना चाहिए। क्या एक फ्यूचर का सबसे शानदार बेस्ट आप कह सकते हैं ईंधन का स्रोत होने जा रहा है, अगर ये कहूँ तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। लेकिन टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन को स्पेसिफिक होकर समझ लीजिएगा कि यह क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ ग्रीन अमोनिया क्या है। अमोनिया पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं जो भी हैं, लेकिन ग्रीन अमोनिया कहने का क्या मतलब है इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। इसे आप समझ लेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, मैं भी आपके साथ साथ खोज रहा हूँ, मैंने साइड में लिख रखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है देखिए, ऊपर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 5.9.5, 5.9.5, ये देखिए। अगर मैंने साइड में नहीं लिख रखा होता तो बहुत ज़्यादा समय 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्या है, एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक है, इसको छोड़ दीजिए, बस चर्चा में है, छोड़ना नहीं है, मतलब थोड़ा वो जान लीजिए। मेन बात है काजीरंगा। काजीरंगा पे पहले भी क्वेश्चंस आए, खूब क्वेश्चंस आते हैं, कभी मिलान करने के लिए, कभी इसकी विशेषताओं को लेकर के, कभी उसमें कोई जगह है, कोई जीव है उस पर लेकर के। तो काजीरंगा के बारे में आप ये जानिए कि ये नेशनल पार्क है कहाँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, मतलब आसपास का वातावरण कैसा है। और तीसरी बात, 2-3 जो फेमस जीव वहाँ पाए जाते हैं जिनके लिए वो नेशनल पार्क जाना जाता है, उसे देख लीजिए, हो जाएगा काम। एक नेशनल पार्क है, मेरे ख्याल से नामदफा है, अरुणाचल प्रदेश में। उसको लेकर के यूपीएससी ने मेरे ख्याल से 3-4 बार क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, लोकेशन को लेकर के, एल्टीट्यूड को लेकर के, विशेषताओं को लेकर के, उसकी क्लाइमेट तक पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। एक डिस्क्रिप्शन टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह की जलवायु पाई जाती है, नीचे ऐसे जलवायु है, जैसे थोड़ी ऊंचाई पे जाएंगे ऐसे हो जाएगा, ये किस नेशनल पार्क में है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो उस नज़रिए से भी आप इसे देखेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये तैयार हो जाएगा। ठीक, बस इसमें इतना है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे ये रहे, और इसमें मेंस की जब बात करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्री की बात कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स को मैं छोड़ रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना, कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक छोड़ दिए। उसकी दो वजह हो सकती हैं, एक वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है,
अभी हम प्री की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जब मेंस की बात आएगी फिर कवर कर लेंगे, उसमें क्या। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि ये भी पढ़ लो अभी पढ़ लो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको बाद में देखेंगे। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि इस महीने भी सामाजिक मुद्दों में कुछ नहीं है खास प्री के लिए। फिर इसके बाद से साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेक्शन आता है, जो कि यहाँ है, ये रहा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें आप देखेंगे, रुकिए, क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी है कि क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ये ऊपर होगा। इधर आ जाते हैं। हाँ, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। आप पहले तो क्वांटम 2022 वाला क्वेश्चन आपने देखा है, वो जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और एग्जैक्टली सेम वही आया था, क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित क्यूबिट्स। क्यूबिट्स वाला क्वेश्चन देखा है? सेम उसके मैंने बताया था कि वीडियो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्यूबिट क्या होता है। विस्तार से मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या है, कैसे काम करता है, और सीधा क्वेश्चन आ गया कि क्यूबिट्स चर्चा में रहता है, ऐसा कुछ था, बताइए क्या है। तो ऐसे ही क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बन सकता है। एक क्वेश्चन तो यही है कि इसका मतलब क्या है भाई, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, और 4 ऑप्शंस दे दिए गए, अब बताइए इसमें क्या मतलब है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बातें लिख दी गई हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, बता देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इसी रूप में तैयार कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद से स्टेम सेल। स्टेम सेल देखिए, स्टेम कोशिकाएं, आप बायोलॉजी के तहत इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टेम सेल्स क्या होती हैं, और इनका काम क्या है शरीर में, ठीक है। इनकी फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे तो बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आगे चल के बहुत कुछ इसी के आधार पर नई नई टेक्नोलॉजीज आप पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो सेल्स, डीएनए, उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल स्टेम सेल के बारे में आप जानिए। इसके अलावा आप देखेंगे, ये जो नीचे एक टॉपिक दिया गया है, नाभिकीय संलयन। इस टॉपिक के बहाने आप जाएंगे तो वहाँ चार्ट मिलेगा, वहाँ पता चलेगा कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों के बारे में आप मेरे ख्याल से इंटर में पढ़ते हैं इसके बारे में, केमिस्ट्री की बुक में, ठीक है। यहाँ दोनों के बारे में आप जानिए कि संलयन क्या होता है और विखंडन क्या होता है, ठीक है। दोनों की तुलना करते हुए फिर आप ये देखेंगे कि इनका अनुप्रयोग या उपयोग कहाँ है। विखंडन से क्या क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियर का विखंडन करके क्या क्या बनाया जा सकता है, किसी का संलयन करके क्या क्या बनाया जा सकता है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। या फिर ये भी आपने सुना होगा कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल नहीं, थर्मल तो हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो वहाँ भी तो ऐसे ही कुछ होता है। आप बताइए कि वहाँ पे संलयन हो रहा है कि विखंडन हो रहा है। अनुप्रयोगों पर क्वेश्चन आते हैं, पता चले कि एक क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी ने जिसमें बताया कि नाभिकीय संलयन का मतलब ये होता है, सही बात है। ये बताया कि नाभिकीय संलयन में ये होता है, सही बात है। लेकिन एक लाइन और लिख दिया कि नाभिकीय संलयन का एक अच्छा एग्जाम्पल ये है, जो कि एग्जैक्टली उसका है ही नहीं, वो विखंडन का एग्जाम्पल है। तो कैसे आप जानेंगे, जब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे तब, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। इसके अलावा आप चंद्रयान 3 के बारे में देख लीजिए, इसी बहाने 1-2 के बारे में भी जान लीजिएगा। चंद्रयान 3 में क्या देखना है, प्री के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो एक तो ये बात है कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसका प्रमोचन यान कौन है, किस रॉकेट से इसको छोड़ा जाएगा। तीसरी बात यह है कि बाकी दोनों से ये अलग किस रूप में है। इस तरह से आप देख लेंगे 2-3 बेसिक बातें, तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। चलिए, अब एक चीज़ और है इसी में, कहाँ है 7.7 यहीं तो है, न्यूट्रिनो। यहाँ पे मैंने कॉपी में सिर्फ न्यूट्रिनो लिखा है। न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना के बताया है, नोट्स भी दी हैं। जिनके पास नोट नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक, जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन इसकी लोकेशन को लेकर पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ है, थेनी पहाड़ी कहाँ है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के। लेकिन उससे भी डीप थोड़ा सा एक लेयर जाएंगे तो असली क्वेश्चन पकड़ में आएगा कि न्यूट्रिनो की क्या खासियत है, इसकी उपलब्धता, इसके कौन कौन से गुण हैं, ये सारी बातें। उपलब्धता मतलब ब्रह्मांड में कहाँ कैसे ये पाया जाता है, ठीक है, क्या है बेसिकली।
तो इसकी विशेषताओं को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। न्यूट्रिनो पे कई सालों से चर्चा में है, इसकी अनुमति दी जाए ना दी जाए, इसके बीच में झगड़ा चलता रहता है, स्थानीय लोग वर्सेस सरकार, बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसी बहाने ये न्यूट्रिनो चर्चा में है, तो न्यूट्रिनो के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद पोलियो का आप देखिए एक टॉपिक मिलेगा यहाँ पे, पोलियो। पोलियो चर्चा में आगे, पोलियो पे पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 7.18 नीचे मिलेगा, यहाँ देखिए पोलियो। अब पोलियो में क्या है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, ये एक बार देख लीजिएगा। इसके लिए कोई दवा अगर बनाई गई हो, पहले भी वैक्सीन बनाई गई हो, तो उसको देख लीजिएगा। और इसके लक्षण क्या है, किसी व्यक्ति को पोलियो अगर हो जाता है तो वो क्या महसूस करता है, कैसे, कौन कौन से लक्षण दिखते हैं उसके शरीर पे, ये बेसिक बात है। बस ये 3 चीज़ें देख लेंगे, ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आप देख लीजिए, थोड़ा सा और, उतनी संभावना नहीं है लेकिन देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। लासा बुखार क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी खास बीमारी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक वायरस, निपाह वायरस आया था, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था और प्री में भी क्वेश्चन आया था शायद, ठीक है। तो ऐसे लासा बुखार क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या उसके लक्षण हैं और उसका उपाय क्या है, क्या कोई उपाय है भी कि अभी बस हम खोज रहे हैं, ये बस देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद से आप चलेंगे आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर, आपके पास तो मैगजीन है, आप खोल सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, देख देख के आप खुद ही खोल लिया करिए। फिर जब मैं बताऊँगा कि ये रहा टॉपिक, तो पकड़ लीजिएगा दौड़ के। ये देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर, इसमें होयसल मंदिर के बारे में आपको अच्छे से समझना है कि होयसल मंदिर कहाँ है। पहली बात, होयसल मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो 2-3 टॉपिक तो इतने महत्वपूर्ण है कि हर साल वही उसी के आसपास क्वेश्चन घूमते रहते हैं। उनमें से एक है स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, ठीक है। तो होयसल मंदिर कहाँ है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किन शासकों ने या किस टाइम पीरियड में ये बना था, किन शासकों ने बनवाया था, ये आप देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा एक और है, लगे हाथ, ये टॉपिक भी देख लीजिए, संत रामानुजाचार्य। पिछले टॉपिक में हमने शंकराचार्य के बारे में बात की थी। रामानुजाचार्य भी बहुत महत्वपूर्ण संत रहे हैं और इनकी फिलॉसफी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। तो इन्होंने कौन सा मत दिया उसको आप देखिए, मतलब इन्होंने कौन सा दर्शन दिया बेसिकली, वो देखिए। और जो अनिवार्य है, जिसको आपको हर हालत में तैयार करनी है, वो ये है कि रामानुजाचार्य का टाइम पीरियड क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम पीरियड के किसी भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, उनको जब आप पढ़ रहे हैं, बिना टाइम पीरियड के आप मत पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी तो कैसे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे टाइम पीरियड का दूर दूर तक कोई वो दिख नहीं रहा है, वहाँ भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस रूप में। तो ये रामानुजाचार्य के बारे में आप देखिए कि ये कब थे, इनकी फ़िलॉसफी क्या थी, इन्होंने अगर कोई और बात की है कोई दर्शन में, तो उसको देख लेंगे। लेकिन कोई और का ज़्यादा अच्छा यही है कि अगर इन्होंने कोई मत दिया, जैसे मैं फिर कंफ्यूज करके बता रहा हूँ आपको, मान लेते हैं कि इन्होंने द्वैतवाद दिया है या द्वैतवाद दिया है, मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ ताकि आप खुद जाके क्लियर करें। अब दो मैंने मिक्स कर दिया, मैं नहीं जानता हूँ दोनों में से सही कौन है, लेकिन एक पकड़ लेता हूँ, द्वैतवाद। तो द्वैतवाद में या विशुद्ध द्वैतवाद में अगर इन्होंने दिया हो तो क्या कहा गया है, मतलब वो उसके जरिए कहना क्या चाहते हैं सृष्टि के बारे में, जीव और ईश्वर के बारे में, ठीक है ना। ये कुछ वो है, मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने नोट जो दिया है उसमें तो सब है ही, ठीक है। तो उसमें द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद, इस तरह के 3-4-5 नाम ऐसे हैं जिनके बीच में नहीं समझेंगे तो हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहेगी। एक बार समझ लेंगे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, उसे देख लीजिएगा। बाकी ये जो टॉपिक है, चौरी चौरा के 100 साल पूरे हो गए थे उस समय जब ये मैगजीन छपी है, उसी के आसपास, ठीक है। तो इस बहाने चौरी चौरा पे क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चौरी चौरा की घटना किस सीरीज़ का हिस्सा थी, क्या चल रहा था उस समय। जब आप उसे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस बार 2023 में आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना है, खिलाफत या असहयोग आंदोलन से, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, जब आप खिलाफत और असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पीछे एक कारण है,
असहयोग, खासकर से असहयोग को पकड़ेंगे। खिलाफत का कारण तो थोड़ा सा भारतीय इतिहास के नज़रिए से उतना हल्का पड़ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ था, तुर्की का विभाजन कर दिया गया था। तो उस समय के समाज के हिसाब से जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको लगता था खिलाफत खलीफा का पद महत्वपूर्ण होना चाहिए, कारण था। लेकिन गांधी जी ने जब इसको असहयोग को जोड़ा था, तो असहयोग के पीछे एक ऐसा कारण था जो भारत में उसका रूट था। वो कारण क्या था, वो अपने आप में एक टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पता चला कि आपने पढ़ा था चौरी चौरा कांड, करंट अफेयर के हिसाब से यहाँ से निकला असहयोग आंदोलन। फिर आपको लगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन क्वेश्चन आया कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। वहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया। ऐसे यूपीएससी खेलती है हमारे दिमाग के साथ। ठीक है, तो उससे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसकी नोट मैंने दी है, अगर आपके पास है तो वहाँ से भी तैयार कर लीजिए, नहीं है तो किताब से कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से इसमें कहीं देखिए, हाँ ये क्या है यहाँ पे अंगड़िया, यह क्या है? मज़ेदार चीज़ है। अंगड़िया क्या है? सुनने में लगता है कोई जनजाति है क्या? सुनने में लगता है कोई स्थानीय उत्पाद है क्या? ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछती है, आर्ट एंड कल्चर में भी और पर्यावरण में भी, साइंस में भी, उस सब्जेक्ट के हिसाब से कोई कीवर्ड लेकर के। तो जैसे चौर पंचाशिका अगर यूपीएससी पूछ ले आर्ट एंड कल्चर में, आप क्या बताएंगे? या फिर पित्रा पे पूछा गया था, पित्रा क्या है, आप क्या बताएंगे? वैसे ही अंगाड़िया क्या है, आपको पता करना है। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसीलिए मैंने पहले पार्ट में बताया था कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। हो सकता है आपका अपना दृष्टिकोण कहे कि ये भी ठीक है। मैं अपने अनुभव और विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बच गए वो आपको वर्जित है, आपको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, भी देखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीति शास्त्र में नहीं देखना है, मेंस के लिए है। अगर आप ये योजनाओं की बात करेंगे तो ये एक दो ही योजनाएं देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। कुसुम योजना आप देख लीजिए एक बार, फिर से बता देता हूँ कुसुम योजना में क्या देखना है, कब इसकी शुरुआत की गई, पहली बात। इसका मकसद क्या है, दूसरी बात। कौन मंत्रालय इस योजना को चला रहा है, तीसरी बात। ठीक है, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध केंद्र और राज्य से इस रूप में होता है कि केंद्र सरकार इसको लेकर आई है, राज्य सरकारों को लागू करना है। इसको कहते हैं केंद्र प्रायोजित योजना। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो केंद्र सरकार लेके आती है, खुद ही लागू करती है, तो उसे कहते हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो उस नेचर को पकड़िए कि यह किस कैटेगरी में ये योजना आएगी। ठीक है, बस इतना देख लेंगे। बाकी बजट वजट पे मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन आपको मतलब वो तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन अगर आया उस तरह का, तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि कैसे डील करना है उसको। ठीक है, तो ये देख लीजिए। बाकी एक चीज़ और है कि ये व्यक्ति नहीं, मैप आप देखेंगे इस मैगजीन के लास्ट में भारत का मैप बना हुआ है, विश्व का मैप बना हुआ है, उसमें चर्चित स्थान है। उन स्थानों को बस एक बार देख लीजिए, मैप में लोकेट कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। रटना नहीं है, मैं बार बार कहूँगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फरवरी महीने में जो मैप में 5-10 चीज़ें दी गई थी भारत को लेके, कौन कौन सा लोकेशन महत्वपूर्ण था। विश्व का जो मैप था उसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण थी। बस थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहिए, याद ना, रटना नहीं है। जो रटने वाली बात है पिछले में मैंने बताया है, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊँगा। ठीक, बाकी सुर्खियों में रहे व्यक्ति हैं उन पे एक नज़र दौड़ा लीजिए। हर मैगजीन में ये भी एक सेक्शन आ रहा है, जहाँ जहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इनको थोड़ा विशेष रूप से देख लीजिए। बस इसमें इतना ही है। तो मेरे ख्याल से ये मैगज़ीन हो गई। लगभग समय उतना ही लग रहा है, आधे घंटे के आसपास, कोई बात नहीं। आधे घंटे आप यहाँ लगाएंगे तो आपके कई घंटे बच जाएंगे और प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी जिनको पीडीएफ नोट चाहिए कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें बस इतना ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।